एक ऐसे गांव की कहानी है जहां चार भाई रहते थे। उन सब में कोई न कोई बेवकूफी होती रहती है। उनकी बेवकूफी की वजह से इस गांव का नाम हमेशा मशहूर रहता है। इनकी नादानियां ही इन्हें जीने की एक राह देती थीं। जितना इनमें आपस में प्यार छुपा होता था, उतना ही इनके अंदर नफरत भी पलने लगती थी। उन चारों में से सबसे बड़ा भाई अपने आप को बुद्धिमान मानता था। वही था जो दो बेवकूफ और एक पढ़ाकू भाई को संभालता था। सबसे छोटा भाई पढ़ाई लिखाई में तेज था। उसी से सब पढ़ने का काम करवाते थे। बिरजू सबसे बड़ा था और श्याम अपने ही धुन में रहता था। मटरू थोड़ा पागल सा था। श्याम प्रेम पत्र लिखने में लगा रहता था और सबसे छोटा भाई मोनू, उसका तो कोई अता पता ही नहीं रहता था। न जाने किस दुनिया में खोया रहता था। एक दिन बड़ा भाई बिरजू अपने दोनों छोटे भाई श्याम और मटरू से बोला। अरे मटरू, तुमने आज मोनू को कहीं देखा है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। नहीं भैया, मैंने आज सुबह से छोटू को नहीं देखा है। पता नहीं कहाँ है। अरे श्याम, तूने देखा है क्या? श्याम उस समय अपने प्रेम पत्र पढ़ने में लगा हुआ था, जो उसने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। उसने बिरजू की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तभी बिरजू ने पास पड़ी लकड़ी फेंककर उसके सिर पर हल्का सा मारा। श्याम को कुछ देर के लिए दिन में तारे दिखने लगे। अरे भैया, क्यों मारा? दिख नहीं रहा? मैं कितनी मेहनत से अपनी रसीली के लिए पत्र पढ़ रहा हूं। बस, तू यही करता रह। एक ये है जो पागल है, तू प्रेम में पड़ा है, और तीसरे का तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। होगा कहीं अपनी किताबों के साथ। उसका क्या है, जब देखो तब पढ़ाई में लगा रहता है। श्याम फिर से प्रेम पत्र पढ़ने में लग गया। ये मेरी रसीली, मेरी प्रेम पूजा रन। तेरी मुस्कान से हर सुबह रोशन होती है। तेरे नाम से हर शाम सजीव हो उठती है। तेरे बिना मेरी धड़कनों का क्या मोल है। तू ही मेरी रूह, तू ही मेरा अनमोल है। तेरे लबों की मिठास मेरी रगों में उतर जाती है। तेरी आंखों की चमक में मेरी दुनिया समा जाती है। तू पास हो या दूर, मेरे दिल की हर धड़कन में बस तू ही तू है। अरे भगवान, इन तीनों का मैं क्या करूं? कहीं मिलकर मुझे ही पागल घोषित न कर दें। तभी एक साधु बाबा आ पहुंचे। उनके हाथ में एक कागज सा कुछ था। भिक्षाम दे बेटा, तेरी हर मुराद पूरी हो। बाबा, किस मुराद की बात कर रहे हो? हमारे पास है ही क्या जो हम मांगेंगे? बेटा, तेरी हर मुसीबत का हल है मेरे पास। तुम्हारे लिए ऐसी चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सुनते ही तीनों भाई चौंक गए। उनके मन में ख्याल आया, आखिर ऐसा क्या है बाबा के पास? जल्दी बताइए बाबा, ऐसा क्या है जिससे हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं? बाबा ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज बिरजू को दे दिया। बेटा, ये कागज का टुकड़ा नहीं है। ये तुम्हारे पूर्वजों के खजाने का नक्शा है। अगर इसे पूरा कर लिया तो खजाना तुम्हें मिल जाएगा। बाबा, हमारे पूर्वजों ने कभी भी कुछ नहीं रखा है। यहां तक तो वो सब भीख मांग के गुजर बसर करते थे। कभी कभी तो वे सब भूखे ही सो जाया करते थे। तब उनके पास कहां से आ गया? उनको एक राजा ने दिए थे, जान बचने के इनाम में, और भी कई लोगों को। लेकिन बाबा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। ये नक्शा कैसे देखे? जो इस गांव में सबसे बुद्धिमान है, वही इसका रहस्य समझ पाएगा। उसमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। ऐसा तो सिर्फ मोनू ही कर सकता है। वो दिन रात पढ़ाई करता रहता है। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इस गांव में कोई नहीं। सही कहा तुमने मटरू। हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए। तीनों मोनू को ढूंढने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। बिरजू मंदिर के पास गया, मटरू चौपाल की ओर, और श्याम तो चाय की दुकान पर जाकर अपनी प्रेम पत्रिका पढ़ने बैठ गया। बिरजू और मटरू दोनों अलग अलग कहीं जगह लोगों से पूछ रहे थे, आपने मोनू को देखा है क्या? किसी के पास से मोनू का जवाब नहीं मिला, थक हार कर। कुछ देर बाद बिरजू और मटरू थक कर उसी चाय की दुकान पहुंचे जहां श्याम पहले से ही बैठा था। ये देखकर बिरजू और मटरू को गुस्सा आ गया। बिरजू दौड़कर श्याम के पास गया और उसे जोर से तमाचा जड़ दिया। तुझे कहा था ना
मोनू को ढूंढ और तू यहाँ प्रेम पत्र पढ़ रहा है। हाँ भैया, और मारो इसे। हम मोनू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए और ये रसीली के चक्कर में लगा है। तभी पास खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बोला। अरे बिरजू बेटा, मोनू को तो मैंने घर जाते हुए देखा है। अच्छा किया काका आपने बता दिया, नहीं तो हम इस पे भरोसा करते और सारी रात ढूंढते रहते। चलो दोनों घर चलते हैं। घर पहुंचकर देखा कि मोनू आंगन में खड़ा कुछ सोच रहा था। तीनों तुरंत उसके पास पहुंचे। अरे तुम हो कहाँ? हम पूरे गांव में तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ खड़े हो आराम से। ऐसा क्या हो गया जो आप तीनों मुझे ढूंढ रहे हैं? हमें बाबा ने ये कागज दिया है। उन्होंने कहा इसे किताब के पन्नों में जोड़ दो तो पूर्वजों का खजाना मिलेगा। भैया, हमारे दादा परदादा तो बिल्कुल गरीब थे। उनके पास खजाना कहाँ से आ गया? बाबा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। नहीं मोनू, पिताजी ने बताया था कि हमारे पूर्वजों को एक राजा ने उनकी जान बचाने के बदले कुछ खजाना दिया था। बाद में डाकुओं ने गांव पर हमला किया और बहुत कुछ लूट लिया। बचे हुए खजाने को हमारे पूर्वजों ने छुपा दिया था, लेकिन मरते वक्त उन्होंने किसी को जगह नहीं बताई। ठीक है भैया, मुझे वो कागज दो। मटरू ने कागज मोनू को थमाया। मोनू ने उसे देखा और तुरंत अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लौटकर बोला। हाँ भैया, ये सच है। ये पन्ना एक पुरानी किताब का हिस्सा है। अब मुझे पता चल गया है कि वो खजाना कहाँ छुपा है। भैया, खजाना गांव के किनारे वाली पहाड़ी के नीचे छुपा है। वहां एक गुफा है, लेकिन वहां का रास्ता कोई आसान नहीं है। सुना है कई लोग उस गुफा तक गए मगर कभी लौटकर नहीं आए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम चारों भाई मिलकर खजाना निकालेंगे। भैया, जो आप सोच रहे हैं उसे पाना इतना आसान भी नहीं है। जंगली जानवर और सांपों से घेरा हुआ है वो गुफा। वहां का रास्ता मौत के बराबर है। हम वहां कैसे भी जाएंगे, भले मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। जब खजाना मिल जाएगा तो मैं अपनी रसीली को सोने की चूड़ियां दूंगा। मैं अपने लिए सबसे बड़ा मकान बनवाऊंगा जिसकी छत पर तिरंगा फहराएगा। लेकिन याद रखना, ये खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। इसके साथ श्राप भी जुड़ा हो सकता है। रात का समय तय किया गया। चारों भाई लालटेन, रस्सी और थोड़ा बहुत खाना लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी, और साथ में बिजली की चमक के साथ उन सबको एक अजीब चीज महसूस हो रही थी, जैसे उनके साथ में कोई चल रहा हो। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी और अंदर से गूंजती हुई आवाज आई। लौट जाओ, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। भैया, ये कैसी आवाज थी? चुप रह, शायद ये हमारी परीक्षा है। गुफा के भीतर चारों ने कदम रखा। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, कुछ राक्षस जैसी, कुछ इंसानों जैसी। अचानक मटरू की नजर जमीन पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, जिसे लालच लाएगा वही यहां दफन हो जाएगा। भैया, ये जगह सही नहीं है। हाँ, लेकिन अब लौटना भी आसान नहीं है। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था। मोनू ने नक्शा ध्यान से देखा और बोला। हमें इस दरवाजे पर अपना अपना खून लगाना होगा, तभी ये खुलेगा। खून? हाँ, यही करना पड़ेगा। चारों भाइयों ने अपने हाथ में थोड़ा सा कट लगाया और दरवाजे पर खून लगाया। जैसे ही खून छूटा, दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर लाल रोशनी चमकी और सोने चांदी के ढेर दिखाई दिए। चारों की आंखें चमक उठीं। देखो, खजाना! इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। अब हमारी गरीबी खत्म। लेकिन तभी खजाने के ढेर से एक काली परछाई उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में लंबा भाला था और आंखों में आग जल रही थी।
वो गूंजती हुई आवाज में बोली। ये खजाना तुम्हारे पूर्वजों का नहीं, ये मेरा है। जिसने इसे छुआ उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। भैया, यही वो श्राप हो सकता है जिसके बारे में मैंने कहा था। अगर हम खजाना छुएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन इतने सालों से हमने तकलीफें झेली हैं। ये खजाने पर हमारा हक है। बिरजू जैसे ही सोने का एक सिक्का उठाने लगा, परछाई ने गरजते हुए भाला फेंका। भाला बिरजू के पैरों के पास धंसा और जमीन फट गई। चारों भाई चीखते हुए पीछे हटे। भैया, जल्दी यहां से भागो, खजाना छोड़कर हमें अपनी जान बचानी होगी। सब भागकर गुफा से बाहर निकलने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता खुद ब खुद बंद होने लगा। पीछे पीछे वो काली परछाई उनका पीछा कर रही थी। अचानक मोनू को नक्शे में बने चिन्ह याद आए, बरगद का पेड़ और पानी की लहरें। भैया, यहां से एक गुप्त रास्ता कुएं तक जाता है। हमें वहीं ढूंढना होगा। जैसे ही परछाई उन तक पहुंचने वाली थी, मटरू का पैर एक डीले पत्थर से टकराया और दीवार हिल गई। वहां से ठंडी हवा का झोंका आया। यही है गुप्त रास्ता। चारों ने उस गुप्त रास्ते से वे सब बाहर की ओर निकल गए। जब वे सब बाहर आए, ऊपर देखा तो वही बरगद का पेड़ और टूटा हुआ कुआं था। भैया, हम बच गए। लेकिन खजाना खाली हाथ रह गया। जेब से सिक्के निकालते हुए। इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि वो खजाना सचमुच था। और इतना भी कि लालच इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकता है। चारों भाई गांव लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने कभी खजाने का नाम तक नहीं लिया। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस पहाड़ी की गुफा में सोना चांदी नहीं, बल्कि आत्माओं का श्राप छुपा है। बरगद वाले कुएं से लौटने के बाद चारों भाइयों ने कसम खा ली कि अब कभी खजाने के बारे में बात नहीं करेंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई साल गुजर गए। बिरजू खेती बाड़ी में लग गया। मटरू गांव की पंचायत में बैठने लगा। श्याम आखिरकार अपनी रसीली से ब्याह कर चुका था और मोनू गांव का मास्टर बनकर बच्चों को पढ़ाने लगा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस रात फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आधी रात को गांव में तूफान सा उठ गया। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और बरगद के पेड़ की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी ने जोर से झकझोरा हो। कुएं से अचानक औरत की आवाज गूंजी। सोना मुझे लौटा दो, लौट आओ, अभी खजाना अधूरा है। भैया, ये तो वही औरत है जो हमें उस गुफा में मिली थी। मटरू हैरानी से देखते हुए। लेकिन अब क्यों? हम तो वहां से खाली हाथ लौट आए थे। नहीं, हम खाली हाथ नहीं लौटे थे। याद है, भैया ने कुछ सिक्के रख लिए थे। शायद वही कारण है कि वो हमें बुला रही है। मतलब अभी वो श्राप को हमारे पीछे लग गया। भैया, आपसे यही गलती हुई है उस दिन। अब हम सबको उस कुआं के पास चलना चाहिए। चारों भाई कुआं के पास जाने लगे। कुछ ही देर में उस कुएं के पास पहुंचे। पानी लाल रंग में बदल चुका था। अचानक पानी में से एक औरत का चेहरा ऊपर आया। वो वहीं थी, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें शून्य जैसी लाल और होठों पर खून की लकीर। वो बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने जो हमसे छीना था, उसे लौटाओ, वरना तुम्हारी नस्ल हमेशा श्रापित रहेगी। हम सच जानना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या किया था? उन्होंने मेरी जान ली, मेरा खजाना छीना और मेरी आत्मा को इस कुएं में कैद कर दिया। जब तक खजाना यथावत लौटाया नहीं जाएगा, मैं हर पीढ़ी से बदला लेती रहूंगी। सुनकर चारों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये सच है तो हमें ये श्राप तोड़ना ही होगा। लेकिन कैसे भैया? वो तो आत्मा है, इंसान नहीं। और अगर उसने हमें खजाने की जगह फिर से फंसा दिया तो? एक ही तरीका है, हमें वही खजाना फिर से ढूंढकर इस औरत को लौटाना होगा। औरत ने अपने हाथ का इशारा किया। अचानक पानी में लाल लपटें उठीं और चारों भाइयों के पैरों तले जमीन धंस गई। अगले ही पल वे सब कुएं के भीतर खींचे चले गए।
अंधेरे में गिरते हुए उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में पहुंच रहे हों, जहां न दिन था न रात, सिर्फ सन्नाटा और टिमटिमाती लाल रोशनी। सामने वही गुफा थी, लेकिन इस बार खजाने के ढेर की जगह सिर्फ राख और हड्डियां थीं। बीचों बीच वो औरत खड़ी थी, उसके पीछे लोहे का विशाल ताला फिर से बंद था। दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम में से कोई एक अपना जीवन बलिदान देगा। तभी खजाना लौटाया जा सकेगा और श्राप टूटेगा। अपने जीवन का बलिदान, ये तो पागलपन है। भैया, अब क्या करें? यही सच है। खजाना लालच से मिला था और उसे केवल त्याग से ही लौटाया जा सकता है। चारों भाइयों के बीच सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा भाई बिरजू आगे बढ़ा और बोला, हमेशा मैंने तुम तीनों को संभाला है, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर मेरी जान देने से हमारे वंश का श्राप मिटेगा तो मैं तैयार हूं। नहीं भैया, हम आपको नहीं खो सकते। खजाने की खातिर आपको मरते हुए नहीं देख सकता। भैया, अगर यही रास्ता है तो हम सब मिलकर भी त्याग कर सकते हैं। तभी दरवाजे पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और औरत गरज कर बोली, एक ही बलिदान काफी है। तय करो, कौन वारिस बनेगा मौत का? चारों भाइयों की आंखें नम हो गईं। माहौल में मौत जैसी ठंडक फैल गई। चारों भाइयों के चेहरे पर मौत की छाया थी। कुएं के भीतर की गुफा में लाल रोशनी औरत के शब्दों के साथ गूंज रही थी। तय करो, कौन देगा अपना जीवन? भैया, आप हमेशा हमें बचाते आए, इस बार भी क्यों आप? क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। परिवार का बोझ हमेशा बड़े कंधों पर होता है। लेकिन बलिदान देकर क्या सच में श्राप टूट जाएगा, या फिर ये औरत हमें धोखा दे रही है? सही कह रहा है मटरू। कहीं ये आत्मा हमारे बलिदान से और ताकतवर न हो जाए। तभी औरत जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर ऐसी गूंजी मानो 100 औरतें एक साथ रो रही हों। सवाल मत करो, वरना सब मरोगे। जिसने त्याग किया वही मुक्ति पाएगा। बाकी की आत्माएं यहीं सड़ती रहेंगी। भैया, हम फंस गए हैं। तभी मोनू ने दीवार पर नजर डाली। वहां एक पुरानी लिपि खुदी थी। खजाना रक्त से नहीं, सत्य से लौटेगा। जो जान दे वो बंधन में रहेगा। जो सत्य दे वही मुक्त होगा। भाइयों, ये औरत झूठ बोल रही है। असली शर्त बलिदान की नहीं बल्कि सच की है। मतलब? हमारे पूर्वजों ने खजाना छीनकर उसे छुपा दिया और इस औरत की आत्मा को कुएं में कैद कर दिया। मुक्ति तभी मिलेगी जब हम उस सच को मानकर सबके सामने प्रकट करेंगे। आत्मा का क्रोध। औरत चीख पड़ी। चुप, ये सच किसी को मत बताना, वरना। लेकिन मोनू जोर से चिल्लाया, हाँ, हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज गुनहगार थे। उन्होंने तुम्हारी हत्या की, तुम्हारा खजाना छीना और तुम्हें धोखा दिया। आज हम गांव के सामने ये सच कहेंगे और सब कुछ लौटाएंगे। अचानक गुफा हिलने लगी। लाल लपटें बुझ गईं और दीवार का ताला अपने आप खुल गया। ताले के पीछे चमचमाता खजाना था, लेकिन उसके पास ही औरत का असली शव पड़ा था, सूखी हड्डियां और टूटे गहने। औरत का चेहरा नरम हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सदियों बाद किसी ने सच स्वीकारा है। यही मेरी मुक्ति थी। अब मैं आजाद हूँ। इतना कहकर उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन चारों भाइयों ने पूरा किस्सा गांव वालों को सुनाया। उन्होंने खजाना कुएं के पास ही दफना दिया ताकि कोई लालच में न फंसे। एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत मेहनती आदमी था, परंतु उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। पहले रमेश खेती का काम करता था। उसे लगा था कि खेती से जो फसल होगी उसे बेचकर उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी।
परंतु सूखा पड़ने के कारण उसकी पूरी फसल खराब हो गई। अब जब सूखे के कारण उसकी फसल खराब हो चुकी थी, तो उसने जंगल से लकड़ियां काटकर लकड़ियां बेचनी शुरू की थीं। एक दिन इसी तरह वो जंगल लकड़ियां काटने जाने वाला था, परंतु जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, रीमा, मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां काटने। उम्मीद करता हूं आज अच्छे से लकड़ियों की बिक्री हो जाए। हाँ, हर बार तुम यही तो उम्मीद करते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों, पर तुम जो भी काम शुरू करते हो, उसमें किसी न किसी तरह नुकसान हो ही जाता है। पहले तुमने खेती की तो सूखा पड़ गया, फिर तुमने मजदूरी की तो लोगों ने मजदूर रखना ही बंद कर दिया। रीमा, कम से कम तुम तो शुभ शुभ बोलो। पूरा गांव अब मुझे मनहूस मानने लगा है। मेरी किस्मत खराब है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं जीना तो नहीं छोड़ सकता ना। रहने दो तुम और तुम्हारी बातें। अब तुम जाओ और ध्यान से अपना खाने का डिब्बा लेते जाना। मैंने उसमें रोटी और अचार रख दिया है। लकड़ियां काटने के बाद भूख लगे तो जरूर खा लेना। हाँ, अच्छा किया जो तुमने खाने का डिब्बा बांध दिया। लकड़ियां काटने के बाद तो जबरदस्त भूख लगती है। फिर क्या था, रमेश अपना खाने का डिब्बा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां से वह लकड़ियां काटा करता था। चलो, आखिरकार मैं जंगल पहुंच ही गया। अब फटाफट अच्छी अच्छी लकड़ियां काट लेता हूं, ताकि कम से कम आज तो ठीक ठाक आमदनी हो जाए। अगर लकड़ियां ज्यादा हो गईं तो शायद कुछ पैसे बच भी जाएं। रीमा के लिए चूड़ियां लेने को कितने समय से कह रही है, और मैं हर बार खाली हाथ लौटता हूं। फिर क्या था, रमेश फटाफट से लकड़ियां काटने लगता है। थोड़ी ही देर में वो काफी लकड़ियां काट लेता है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जंगल में बहती ठंडी ठंडी हवा और पेड़ के बीच से पड़ रही हल्की हल्की धूप के बीच में बैठकर रमेश को काफी आराम लगने लगता है। वाह, कितना अच्छा दिन है आज। लगता है इन लकड़ियों को बेचकर मुझे फायदा भी होगा और शायद कुछ पैसे बच भी जाएंगे। अभी रमेश बैठे बैठे अपने आप से बातचीत कर ही रहा था कि तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। लगता है अब पेट भी कुछ खाने को मांग रहा है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। रमेश अपना खाने का डिब्बा खोलकर अपनी रोटियां खाने लगता है कि तभी झाड़ियों से एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा हाथी का बच्चा वहां पहुंच जाता है। अरे, मैं तो डर ही गया था, पर तुम तो प्यारे से और छोटे से हाथी के बच्चे हो। हाथी का बच्चा रमेश के पास खाने का सामान देख कर आया था, तो रमेश भी बिना कुछ सोचे एक रोटी हाथी के बच्चे को दे देता है। तुम तो बहुत प्यारे हो मेरे दोस्त, और तुम बहुत भूखे भी लग रहे हो। ये लो, ये रोटी खाओ। मैं तो जानता हूं कि इस बेस्वाद रोटी में तुम्हें इतना आनंद नहीं मिलेगा, परंतु अभी के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर क्या था, रमेश और वो छोटा हाथी अपने अपने हिस्से की रोटी खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रमेश अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ता है। परंतु रमेश के साथ साथ वो छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जब रमेश उसे अपने पीछे आता देखता है तो उससे कहता है, अरे ओ छोटे मियाँ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जंगल में तुम्हारा परिवार होगा ना, वहां वापस जाओ, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगी। लेकिन हाथी का बच्चा वहीं खड़ा रहकर मासूम आंखों से रमेश को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि उसका कोई अपना नहीं है। ओह, तो तुम अकेले हो क्या? तुम्हें किसी ने जंगल में छोड़ दिया है क्या? रमेश का दिल पसीज गया। वह जानता था कि अकेलेपन का दर्द क्या होता है। उसने इशारे से हाथी के बच्चे को अपने पास बुलाया। चलो ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहां तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। फिर क्या था, रमेश लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार की तरफ चल पड़ा और वह छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाजार पहुंचकर रमेश अपनी लकड़ियों का गट्ठर उतारकर लोगों को आवाज लगाने लगता है। अरे ओ भाई, सूखी सूखी लकड़ियां हैं, लो खरीद लो। सस्ती लकड़ियां चूल्हे के लिए बढ़िया काम आएंगी। वैसे तो रमेश के पास से जल्दी कोई भी लकड़ियां लेने नहीं आता था, परंतु आज रमेश के पास बैठे इतने छोटे और प्यारे हाथी के बच्चे को देखने के बहाने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, इतना प्यारा हाथी का बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों रमेश भाई, तुम कब से हाथी पालने लगे? ग्राहक से हाथी की प्रशंसा सुनकर रमेश खुश हो जाता है और हंसते हुए उसे कहता है, अरे ये मेरा नया साथी है, आज ही मुझे जंगल में मिला। बताओ तुम्हें कितनी लकड़ियां दूं? हाँ रमेश भाई, लाओ 1 किलो लकड़ियां दे दो।
वैसे तो रमेश के पास जल्दी बड़े भी लकड़ियां लेने नहीं आते थे, परंतु आज बाजार में घूमते बच्चों ने उनके माता पिता को रमेश के यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह केवल हाथी के बच्चे को देखने के लिए आए लोगों ने रमेश के पास से उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली थी और आज बहुत दिनों के बाद रमेश ने इतनी सारी लकड़ियां बेची थीं और उसे बहुत मुनाफा हुआ था। ये देखकर रमेश बहुत हैरान था। दोस्त, लगता है तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। देखो ना, आज मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं और आज मेरी बहुत कमाई हुई है। फिर रमेश मुनाफे के पैसों से रीमा के लिए चूड़ियां और अपने नए साथी के लिए खाने के लिए बहुत सारे केले लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे आ गए तुम। कैसा रहा दिन? आज कुछ लकड़ियां बिकी या नहीं? हाँ भाग्यवान, हाँ भाग्यवान, आज तुम विश्वास नहीं करोगी, मुझे तो आज दबा के फायदा हुआ है। ये लो बचे हुए पैसे और वो रही तुम्हारी चूड़ियां। पर रीमा की नजर चूड़ियों के बगल में रखे केले के ढेर पर जाती है। वो सब तो ठीक है, पर तुम इतने सारे केले क्यों खरीद लाए हो? कहीं तुम्हारा मन अब केले की दुकान खोलने का तो नहीं कर रहा है? नहीं रीमा, ये तो मैं मेरे नए साथी के लिए लाया हूँ। रमेश से नए साथी के बारे में सुन रीमा चौंक जाती है। क्या कहा? नया साथी? वो कौन है? अरे इतना चौंको मत भाग्यवान, चलो तुम्हें मेरे नए साथी से मिलवाता हूँ। रीमा रमेश के साथ जब घर के बाहर वाले कमरे में जाती है तो वो वहां बैठे हाथी के बच्चे को देखकर चौंक जाती है। अरे, ये हाथी के बच्चे को कहाँ से ले आए तुम? अरे रीमा, यही तो है मेरा नया साथी। ये मुझे आज जंगल में मिला था। देखो ना कितना प्यारा है। मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ और वो सारे केले मैं इसी के लिए तो लाया हूँ। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जो पैसे मिले तुम आधे पैसों से तो इसके लिए केले खरीद लाए। मैं कुछ नहीं जानती। तुम अभी के अभी जाओ और इसे फिर से वहीं छोड़ आओ जहां से इसे लाए हो। लेकिन रीमा, सुनो तो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहां जंगल में ये अकेला था, वहां इसके लिए कितना खतरा हो सकता है। किसी बड़े जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है रीमा, आज मुझे इसके वजह से ही तो फायदा हुआ है। लोग केवल इसको देखने के बहाने से ही तो मुझसे लकड़ियां खरीद रहे थे। मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो। भला एक हाथी के बच्चे की वजह से तुम्हारी लकड़ियां कैसे बिक सकती हैं? देखो रमेश, मैं कुछ नहीं जानती। तुम कल जब लकड़ियां काटने जाओगे तो इसे फिर से वहीं छोड़ आना। बेचारा रमेश रीमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर रीमा उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। इसलिए रमेश को आखिर हार माननी पड़ती है। रात में जब रमेश उस छोटे हाथी को केले खिलाने जाता है तब वो उससे कहता है, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। कल मुझे तुम्हें उस जंगल में फिर से छोड़ना पड़ेगा। रमेश ये सब उस छोटे हाथी से कहते वक्त बहुत दुखी था, परंतु वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। अगली सुबह जब रमेश लकड़ियां काटने जंगल जाता है तो वो उस छोटे हाथी को भी अपने साथ ले जाता है और फिर वो उसे वहीं छोड़ देता है। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तुमसे मिलने यहाँ रोज आऊंगा और अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए भी लाऊंगा, पर तुम मुझे यही मिलना, ठीक है ना? ये कहकर रमेश उसको वहीं छोड़ देता है और अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार की ओर चल देता है। लेकिन आज बाजार में रमेश के यहाँ लोग तो आए, पर उसकी एक लकड़ी भी नहीं बिकी। पहले से रमेश उस छोटे हाथी को लेकर चिंतित था और उस पर से उसकी लकड़ियां भी नहीं बिकी थीं। इसलिए वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। ये क्या, आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। यही सब सोचते सोचते अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वो अपने घर लौट आता है। तभी वहां रीमा आ जाती है और रमेश को इतना उदास देखकर और लकड़ी का गट्ठर देखकर वो रमेश से कहती है, क्या हुआ? लगता है आज तुम्हारी लकड़ियां नहीं बिकी है। यानी वो बस एक दिन की चांदनी थी और फिर से वहीं फूटी किस्मत। लगता है अब तुम्हें फिर से कोई नया काम देखना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो तुम उस हाथी के बच्चे को छोड़ आए जंगल में। यहाँ हमारे खाने के लिए ढंग से खाना नहीं है, उस पर से तुम उसको अलग पालने की सोच रहे थे। परंतु रीमा, मुझे लगता है कि कल जो फायदा हुआ था वो केवल और केवल उसी की वजह से हुआ था। देखो ना, आज वो मेरे साथ नहीं था तो लोग आए और बिना मेरी तरफ देखे ही वहां से चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कल फिर से कोशिश करना, देखना, कल कुछ लकड़ियां तो जरूर बिक जाएंगी। रीमा की ऐसी बातें सुनकर रमेश समझ जाता है कि वो अभी भी उस हाथी के बच्चे को घर लाने नहीं देने वाली है।
मगर रात भर में रमेश को अपने साथी की बड़ी चिंता सताने लगती है और इस कारण उसे हल्की सी भी नींद नहीं आती। वो लेटे लेटे सोचने लगता है। अब तो सुबह भी होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बड़ी चिंता सता रही है मेरे साथी की। कहीं जंगल में किसी जानवर ने उस पर हमला ना कर दिया हो। नहीं, चाहे रीमा अब कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, कल मैं उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। यही करना ठीक रहेगा। फिर क्या था, अगले दिन फिर से वो अपने खाने का डिब्बा उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रमेश जैसे ही जंगल में उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वो छोटा हाथी अभी भी उसी जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है। रमेश को देखकर वो फौरन से उसके पास भागकर आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा और अब तुम्हें मैं यहां अकेले नहीं रहने दूंगा। कल तुम यहां अकेले रहकर बहुत डर गए होगे ना। रमेश प्यार से उस छोटे हाथी के पास बैठकर बातें करने लगता है और फिर लकड़ियां काटकर बाजार चला जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि आज फिर से लोगों ने रमेश की दुकान से लकड़ियां खरीदने के लिए गर्दी कर रखी थीं। देखते देखते कुछ ही देर में रमेश की सारी लकड़ियां बिक गईं। देखा दोस्त, मुझे पता था सब लोग केवल तुम्हें देखने के बहाने मुझसे लकड़ियां खरीद रहे हैं, परंतु रीमा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर देखना, अब उसे भी यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। आज भी मुझे तुम्हारे वजह से बहुत फायदा हुआ है। अब तो मैं तुम्हारे लिए भर भर के केले ले चलूंगा और अब से तुम हमेशा मेरे साथ मेरे यहां रहोगे मेरे दोस्त। सारी लकड़ियां बेचने के बाद रमेश छोटे हाथी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज वो हाथी को सीधा रीमा के सामने ले जाता है। ये क्या? तुम आज फिर इस हाथी के बच्चे को अपने साथ ले आए? रीमा सुनो तो, देखो ना, आज मैं फिर से इसे अपने साथ बाजार ले गया तो मुझे कितना फायदा हुआ। तुम मानती क्यों नहीं? ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। और अगर अब तुमने इसे घर से भगाने को कहा ना, तो मैं भी इसके साथ जंगल चला जाऊंगा। अब मैं इसे अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता। रमेश की ऐसी बातें सुनकर रीमा उसे कुछ नहीं कहती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर क्या था, अगले दिन से रमेश हमेशा अपने साथी के साथ में रहने लगता है। वो उसके साथ लकड़ियां काटने जाता, फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। अब तो रमेश का लकड़ियां बेचने का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगता है और समय के साथ वो छोटा हाथी रमेश का पक्का साथी बन जाता है। प्यारे साथी, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो सब कुछ अच्छा चलने लगा है। अब तो रीमा भी ये मानने लगी थी कि रमेश अपने साथी के बिना नहीं रह सकता था और उसके रहने से सच में उन्हें बहुत फायदा होने लगता है। सच कह रहे हो तुम? अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये छोटा हाथी हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है और अब मुझे भी इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगने लगा है। देखते देखते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जब रमेश अपने साथी के साथ आंगन में खेल रहा होता है, तभी राजमहल से 2 सिपाही आते हैं और एक जाल उस छोटे हाथी पर फेंक देते हैं। यह देखकर रमेश चौंक जाता है। अरे अरे, कौन हो आप लोग और आपने मेरे हाथी पर यह जाल क्यों डाला है? सुनो आदमी, ये कोई मामूली हाथी का बच्चा नहीं है। ये राजसी हाथी का पुत्र है और इसे हम महीने भर से ढूंढ रहे थे। लगता है तुम ही हो जिसने इसे महल से चुराया था। इतना कहकर सैनिक रमेश और उस छोटे हाथी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन्होंने तो छोटे हाथी को ले जाने के लिए भी अच्छा बंदोबस्त किया होता है। अभी सैनिक रमेश और उस छोटे हाथी को ले जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से रीमा उन्हें देख लेती है और ये सब देख वो घबरा जाती है। छोड़ दो मेरे पति को। क्या कसूर है उनका? छोड़ दो उन दोनों को। रीमा चीखती चिल्लाती रह जाती है, पर सैनिक बिना उसकी आवाज सुने वहां से रमेश और हाथी को अपने साथ ले जाते हैं। राजमहल पहुंचकर सैनिक रमेश और जाल में बंद हाथी को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो शातिर चोर जिसने हमारे राजसी हाथी के बच्चे को चुराया है। जी महाराज, हमने राजसी हाथी के बच्चे को गांव में पकड़ा। इसने उसे अपने घर में छुपा कर रखा था। गांव वालों ने भी छोटे हाथी को कई बार इसके साथ बाजार में देखा है। नहीं महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया है। ये मेरा साथी है। ये मुझे जंगल में मिला था। हर चोर यही कहता है। क्या तुम्हें पता है, ये कोई मामूली हाथी का बच्चा नहीं है। ये राजसी हाथी का बच्चा है और ऊपर से ये हमारे बेटे यानी इस राज्य के राजकुमार का पालतू जानवर है। इसके बिना तो मानो उसकी जिंदगी एकदम सुनी हो गई थी। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
ले जाओ, सैनिक इसे कारागार में डाल दो। राजा के कहे अनुसार सैनिक रमेश को कारागार में डालने ले जाते हैं और ये सब होता देख वो छोटा हाथी भी बहुत दुखी हो जाता है। फिर महाराज उस छोटे हाथी को राजकुमार के पास ले जाते हैं। देखो राजकुमार सूरज, हम आपके पालतू हाथी को वापस ले आए हैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। असल में राजकुमार सूरज को ये इसलिए प्रिय था क्योंकि इस छोटे हाथी का जन्म भी राजकुमार के 10वें जन्मदिन पर ही हुआ था। इसलिए राजा ने उसे ये भेंट स्वरूप दे दिया था और पिछले 2 सालों से ये उनके पास ही था। लेकिन जब वो चोरी हुआ था तब राजकुमार को बहुत दुख हुआ था और तब से वो बहुत बीमार रहने लगे थे। इस वजह से राजा के सैनिक उसे गांव-गांव घूम-घूम कर ढूंढने लगे थे। धन्यवाद पिताजी, आपने इसे ढूंढकर मुझे कितना खुश कर दिया है। उस छोटे हाथी के लौटकर आने से राजकुमार सूरज की तबीयत अब सुधरने लगी थी, लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि उस हाथी के मन में क्या चल रहा था। राजकुमार उसे खाने के लिए लाल लाल टमाटर देते हैं, जो उसके पसंदीदा खाने की चीज थी, परंतु उसने उन्हें खाने से मना कर दिया। इसी तरह राजकुमार ने बहुत बार अलग अलग चीजें उसे खाने के लिए दीं, परंतु उसने कुछ भी नहीं खाया। ये देखकर राजकुमार सूरज चिंतित हो जाते हैं और अपने पिता के पास इस विषय पर बात करने चले जाते हैं। पिताजी देखिए ना, 2 दिन बीत चुके हैं इसे यहाँ आए, परंतु इसने अब तक कुछ भी नहीं खाया। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही विचित्र है, क्योंकि पहले तो उसे दिन में 5-5 बार खाना खिलाने जाना पड़ता था, तो अब अचानक इसे क्या हो गया? ठीक है राजकुमार, मैं अभी किसी बड़े जानवरों के वैद्य को बुलाकर इसे दिखा देता हूँ। वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। राजा राज्य के बड़े बड़े जानवरों के वैद्य को बुलाते हैं, परंतु उस छोटे हाथी ने अब तक खाना नहीं खाया था। देखते देखते 10 दिन बीत जाते और अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? अब तो इसने 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे ही चला तो ये बीमार पड़ जाएगा। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ नहीं समझ रहा है कि ये कुछ भी क्यों नहीं खा रहा है। पहले तो ये सब कुछ खाता था। तभी राजा को रमेश की याद आई और उसने फौरन से रमेश को और उस छोटे हाथी को आमने सामने खड़ा कर दिया और रमेश को देखते ही वो फौरन से उसके पास भाग कर गया। और फिर रमेश ने उसे खाने के लिए केले दिया तो उसने फौरन से उन केलों को खा लिया। ये देख राजा को समझ आया कि रमेश चोर तो नहीं हो सकता है। मुझे माफ कर देना रमेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने इसे बहुत ढूंढा था और आखिर ये तुम्हारे यहाँ मिला तो हमें लगा था कि इसे तुमने चुराया था, परंतु इसका तुम्हारे प्रति इतना प्रेम देखकर ये साबित हो गया कि तुम इसे नहीं चुरा सकते। आखिर में राजा ने रमेश को माफ कर दिया और रमेश को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था और उसे और उसकी पत्नी रीमा को भी राजमहल में ही रहने कह दिया, ताकि रमेश राजमहल में रहकर उस छोटे हाथी की देखभाल कर सके।